आखिर इस चुनाव में हो क्या रहा है? किस तरीके से नरेंद्र मोदी को जैसे लकवा मार गया। आप विश्वास नहीं करेंगे जिस तरह की बातें आ रही हैं, वो आपके बीच हैं पब्लिक डोमेन में, लेकिन लोग हतप्रभ हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली चुनाव में क्या हो रहा है, और हम उसको आपके सामने डिकोड करना चाहते हैं। लोग देखिए क्या है, जो बाकी चैनल्स हैं कुछ ऐसे जो कि ऑल्टरनेटिव मीडिया की भी एक बात करते हैं, वो भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं आपको सच्चाई बताने के लिए, लेकिन वो जो मेन जो मर्म है वो पकड़ नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअली क्या हो गया। और ये जो क्या हो गया, इसमें जो देखिए बात है, ये बार बार दो बातें हो रही हैं। एक तो या तो ये बात हो रही है कि मोदी जो है धीरे धीरे हार रहे हैं, उनके मुद्दे नहीं चल रहे हैं, मुद्दे जो है महंगाई, बेरोजगारी और इस तरह के मुद्दे हावी होते चले जा रहे हैं। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि मोदी जिस तरह के मुद्दे चाहता है वो मुद्दे क्यों नहीं तूल पकड़ रहे हैं, अगर मोदी मैजिक है। अच्छा, दूसरी बात जो ये भी सच्चाई है कि नरेंद्र मोदी को लेके, व्यक्तिगत रूप से नरेंद्र मोदी को लेके जो वोटर्स हैं उनके अंदर उस तरह का नरेंद्र मोदी को लेके गुस्सा उस तरह वाला नहीं है कि जैसे इंदिरा गांधी के खिलाफ था 1977 में कि इंदिरा गांधी को उखाड़ फेंकना है। नरेंद्र मोदी की अपनी व्यक्तिगत पर्सनालिटी के खिलाफ उतना गुस्सा नहीं है। वो स्थिति ग्राउंड पे नहीं है, क्योंकि वो मैं आपको बताऊंगा कि ग्राउंड पे क्या स्थिति है। लेकिन देखिए क्या है कि अमरीश मिश्रा स्पीक्स के जो एक खासियत है कि हम एक डायलेक्टिकल अप्रोच, द्वंद्वात्मक अप्रोच से हम किसी चीज को हम एनालिसिस करते हैं। वही अप्रोच जो आपको कुरान में दिखेगा, गीता में दिखेगा, या आपको कुछ मार्क्सिस्ट बुक्स में दिखेगा, लेनिन और माओ के एनालिसिस में दिखेगा कि वो लोग इस तरह से नहीं एनालाइज करते हैं कि 2 + 2 4 ही होता है। 2 और 2 + 2 5 भी हो सकता है, किसी का भी कैलकुलेशन। कोई तो रैशनल जो माइंड है, जो कि रैशनल माइंड है, वो हमेशा काम नहीं करेगा। जनता कब बिफर जाएगी, कब किस मुद्दे पे पलट जाएगी, वो चीज रैशनल नहीं होती है। वो चीज सीधे सीधे एक आप उससे नहीं समझ सकते, वो बाद में आप समझेंगे। वो इंट्यूटिव होता है। जनता एक इंट्यूटिव चीज को समझ जाती है, वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाती। इतिहास में बहुत सारे ऐसे मौके आए हैं कि जब जो इंट्यूटिव लोग हैं वो ज्यादा सही निकले हैं बनिस्बत इसके कि जो कि तर्कवादी और रैशनल लोग हैं। और इसमें आप नेहरू और गांधी का एग्जांपल ले लीजिए। गांधी इंट्यूटिव थे, उनको पता था कब कौन सा एक्शन लेना है, और जो तर्कवादी नेहरू थे और तमाम लोग थे, वो बाद में जब देश को बनाने की बात आई तो एक अलग उनका कंट्रीब्यूशन है, लेकिन आंदोलन में कब क्या करना है वो इंट्यूशन से काम चलता है। और लेनिन के अंदर भी वही इंट्यूशन था जिसपे उन्होंने रूस की क्रांति की, उन्होंने कहा, अभी उन्होंने सेंट्रल कमिटी से कहा कि अभी तुरंत कल जो है आर्म्ड जो हस्तक्षेप हो जाना चाहिए, अगर देर हुई मैं रिजाइन कर रहा हूं। और कि कोई तैयार नहीं था उनकी सेंट्रल कमिटी में, स्टालिन को छोड़ के। इवन ट्रॉट्स्की कंफ्यूज थे, जिनोवेव, कामेनेव, कई लोग कंफ्यूज थे। और लेकिन लेनिन ने कहा कि अभी नहीं तो कभी नहीं, और वो सही थे, क्योंकि अगर उनको एक हफ्ते की भी देर हो जाती तो जो दूसरी फोर्सेस थी, जो रिएक्शनरी फोर्सेस थी, जो उस समय जो केरेंस्की था, वो उसको बाहर से मदद आ रही थी। और बहुत सारे मतलब जो केरेंस्की लिबरल डेमोक्रेट, जो जार के फरवरी रेवोल्यूशन में हटने के बाद जो प्राइम मिनिस्टर बना था, उसकी मदद के लिए बाहर से विदेशी फोर्सेज आ रही थी। लेनिन को ये नहीं पता था विदेशी फोर्सेज आ रही, नहीं। उसी तरह से गांधी को, जैसे 1942 के पहले गांधी को नहीं पता था कि एकदम से इतना बड़ा जानोभार हो जाएगा 1942 का। गांधी ने एक इंट्यूशन उनको हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई, भारत के लोगों से कंसल्ट किए बिना अंग्रेजों ने उनको युद्ध में झोंक दिया, और गांधी ने यह मूड सेंस कर लिया कि इंडिया का मूड प्रो वॉर नहीं है। ये नहीं है कि हिटलर के खिलाफ जो है वो अंग्रेज लड़ रहे हैं और कोई बहुत बड़े कॉज के लिए लड़ाई, क्योंकि सबसे पहले तो हमारी आजादी जहां नहीं है वहां हम कैसे समझेंगे कि हिटलर कितनी खराब फोर्स है या वो क्या है। गांधी इस बात को समझ गए। तमाम लोग कह रहे थे कि नहीं, हमको इस समय जो है वो एक बड़ी लड़ाई फासिज्म के खिलाफ हो रही है, उसमें हमको अंग्रेजों का साथ देना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, इस समय जनता का मूड है विद्रोह का, और उन्होंने विद्रोह का बिगुल बचा दिया। और उसके बाद जो हुआ वो इतिहास का हिस्सा है। सुभाष चंद्र बोस भी इस मामले में इंट्यूटिव थे। अभी देखिए जो मामला है इंट्यूशन वर्सेस रैशनैलिटी का, उसमें जो सबसे बड़ी बात आ रही है कि मैं अभी आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं। हम अभी गए थे महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में हम नागपुर को उतरे। 19 अप्रैल की जो पहले चरण का मतदान है उसके बाद महाराष्ट्र, और जो नागपुर है वो विदर्भ का रीजन है। विदर्भ की सारी में जो 2019 में बीजेपी जबरदस्त तरीके से स्वीप की थी। वहां जब मैं उतरा तो उसके बाद हम नागपुर से अमरावती हमको जाना था। हमारे मित्र प्रहार पार्टी के बच्चू कडू हैं,
वो अपना कैंडिडेट अमरावती से लड़ाए थे तीसरे कैंडिडेट के रूप में, बीजेपी और कांग्रेस से अलग हटके। तो अब बच्चू कडू मंत्री भी हैं इस समय, मतलब एमएलए हैं वो, अचलपुर अमरावती से मंत्री हैं इस समय महाराष्ट्र की सरकार में। बहुत पॉपुलर, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर नेता महाराष्ट्र के हैं। और अभी वो इस समय फिलहाल जो शिंदे की सरकार है उसके साथ है, लेकिन उनकी इतनी इंडिपेंडेंट इमेज है। बहुत सारा मैंने उनके साथ काम किया है 1857 को लेके, बंबई में हिंदू मुस्लिम एकता को लेके, और उसको उन्होंने बड़ी मजबूती के साथ उसका उन्होंने झंडा उठाया है। इवन अयोध्या वो हमारे साथ गए, जहां पर उन्होंने सीधे कहा कि अयोध्या में राम मंदिर तो ठीक है, लेकिन यहां पर जो कुबेर टीला था, और कुबेर टीले में जो 1857 की जंग हुई थी, और 18 मार्च 1858 को यहां पर बाबा रामचरण दास और मौलवी अमीर अली दोनों को एक साथ फांसी हुई थी। कुबेर टीला उसी राम मंदिर कॉम्प्लेक्स के अंदर है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, और छेड़छाड़ हुई है उसके साथ, और इसको हम लोग आने वाले दिनों में आंदोलन का बड़ा मुद्दा बनाएंगे। उसके बाद दूसरा मुद्दा भी हम लोग ने उठाया है कि जो महाराष्ट्र के पारसी हैं, बॉम्बे के जो पारसी हैं, उनके पास वो अंग्रेजों का उन्होंने साथ दिया, और उनकी जो दौलत है वो दौलत उन्होंने अपनी मेहनत से या दिमाग से या बिजनेस से उस तरह से नहीं कमाई, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो उनको मदद की, वो उनकी दौलत आज तक चल रही है। आज भी बंबई का बड़ा हिस्सा, मतलब आप सोचिए 34,000 एकड़ जमीन टोटल बॉम्बे में है, जहां पर 2 करोड़ लोग हैं, और उसमें से 3,400 एकड़ केवल कुछ 3 या 4 पारसी परिवारों के पास है। ये पूरी स्थिति है। तो अभी आप देखिए, एक हम जो इलेक्शन में जो आ रहे हैं, आपको बता रहे थे कि नागपुर में मैं उतरा, और नागपुर से मैं अमरावती की तरफ बढ़ रहा था, और उस समय मैंने ड्राइवर से बात की। मैंने कहा कि भाई यहां से तो गडकरी जीत रहे होंगे। उसने कहा नहीं, गडकरी की सीट फंसी हुई है। तुमने कहा ये कैसे हो सकता है कि गडकरी की सीट फंसी हुई? तो उसने कहा कि भाई साहब बात क्या है। हमने उससे पूछा कि भाई बात क्या है, तुम लोग क्या, अच्छा ये खबरें आने लगी थी कि 19 अप्रैल में उतनी जबरदस्त पोलिंग नहीं हुई। तो उसने कहा कि भाई साहब बात यह है कि हम नरेंद्र मोदी के साथ है। वो ड्राइवर बोला हम हिंदुत्ववादी हैं, हम योगी आदित्यनाथ के भी साथ हैं, लेकिन महाराष्ट्र में मराठियों की 2 पार्टी थी, एनसीपी और शिवसेना, और दोनों को बीजेपी ने तोड़ा। किसने तोड़ा? देवेंद्र फडणवीस ने। देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ उसका गुस्सा था। और तो हमने कहा कि देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ तुम्हारा गुस्सा था, ये तो चुनाव हो रहा है मोदी के लिए। तो उसने कहा नहीं, लेकिन मोदी ने तो देवेंद्र फडणवीस को ही यहां अपॉइंट किया हुआ है ना, वही तो काम कर रहा है। तो हम देवेंद्र फडणवीस को अगर हम हरा देंगे तो मैसेज तो मोदी को जाएगा। अब देखिए, यही सबसे बड़ा पेच है। ये छोटी सी चीज पूरे इलेक्शन का की है। जो लोग हैं वो महाराष्ट्र में वो नाराज देवेंद्र फडणवीस से हैं। उसने जिस तरीके राजनीति की, वो राजनीति मोदी और शाह के कहने पे हुई है, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो लोगों का अभी जो एक उनका माइंडसेट है कि वो सीधे मोदी को गाली कुछ जगह दे रहे हैं, कुछ जगह, लेकिन क्या हो रहा है कि वो मोदी को अभी वो उनके दिमाग में ही नहीं है। ये चीज ही गायब हो गई दिमाग से, कह रही है तो नेशनल इलेक्शन है और इसमें हमको मोदी के लिए वोट करना है, ये गायब हो गया है। और लोकल फैक्टर्स और जो रीजनल फैक्टर्स हैं वो इंपॉर्टेंट हो गए। और ये जो बात है, ये मोदी चाह के भी समझ नहीं सकते या उसको दूर नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक रियल जो परिस्थिति है, जिसको हम लोग कहते हैं कि कई जगह की भाई जो भगवान का नियम है, अल्लाह का नियम है, या जो ऑब्जेक्टिव जो सर्कमस्टांसेस हैं उसके जो लॉज हैं। और लॉ यही है कि आपने अगर ऊपर इस तरह से तोड़ ताड़ के आपने सरकारें बना ली, आपने ये क्या, आपने सोचा कि ऊपर की राजनीति से नीचे का भी पूरा वो नीचे तक पर्कुलेट कर जाएगी, जनता वही मानेगी जो मोदी कहेंगे, जो देवेंद्र फडणवीस कहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। जनता की अपनी ऑटोनॉमी होती है, जनता की अपनी स्वतंत्रता होती है, और जनता के अंदर जो बात, जो मैसेज जाता है, गलत सही का जो फर्क है, वो जनता इस बात को समझती है, और वो अपनी तरह से चीजों को एनालाइज करती है। उसके पास जो 24 घंटा गोदी मीडिया एक बात कह रहा है, उसके पास सोशल मीडिया भी बहुत नहीं है। हम लोअर मिडिल क्लास की और वर्किंग क्लास की बात कर रहे हैं, और गांव में जो किसान है उनकी बात कर रहे हैं। मीडिया भी उनके पास वही है जो गोदी मीडिया है, प्राइवेट चैनल्स भी आते हैं तो वही उसी टाइप की, या दूरदर्शन है, या फोन पे, अब सबके पास फोन आ गया है तो वो फोन पे सोशल मीडिया में कुछ ना कुछ देखते रहते हैं। लेकिन उनका जो दिमाग है, उनका बेसिक दिमाग है। आप मोदी की आलोचना करिए, कहिए उसने बेरोजगारी, महंगाई, सारी चीजें, वो सारी चीजें मानेंगे, लेकिन अंतोकत्वा कहेंगे कि मोदी को के लिए हम वोट देंगे। लेकिन हमने क्यों नहीं दिया वोट? हम क्यों घर बैठ गए 19 अप्रैल को नागपुर जैसी कंस्टिट्यूंसी में, या उसके बगल में गढ़चिरौली में चुनाव हुआ था, उसके साथ और भी
जो विदर्भ की कंस्टिट्युएंसीज है उनमें चुनाव हुआ। 26 अप्रैल को भी वही हुआ, अमरावती से लेके तमाम जगह। अमरावती से नवनीत राणा लड़ रही हैं, और नवनीत राणा वो हैं जो इस समय पूरे देश में घूम घूम के सांप्रदायिक जहर उगल रही हैं। ये इन्होंने बॉम्बे में कहा कि जो राम का नहीं उसको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने शुरू किया सबसे पहले, जब 19 अप्रैल का झटका लगा उनको, सबसे पहले उन्होंने ये बातचीत शुरू की, लेकिन फिर नवनीत राणा उसको कैरी फॉरवर्ड करी। आज उन्होंने हैदराबाद में कहा वही बात जो कि अगर 15 मिनट के लिए पुलिस हटा ली जाए तो फिर क्या होगा, फिर हिंदू मुसलमानों का पूरा खेल साफ कर देंगे। वही बात जो अकबरुद्दीन ओवैसी ने कुछ साल पहले कही थी, जिसको लेके बड़ा बवाल हुआ था, वही बात ये कह रही। अच्छा, ये लोगों को देखिए पिटी पिटाई बातें, ये एक्चुअली ये जो अकबरुद्दीन ओवैसी हैं वो बोल चुके हैं इसके बारे में, आप उसी को रिपीट कर रहे हैं रिवर्स करके। क्या इसका इंपैक्ट जाएगा, हिंदू क्या इससे भड़क जाएगा? यहीं पर देखिए पूरा जो होता है ना कि जो जैसे एक टीम एक मैच चल रहा है, वेस्ट इंडीज वर्सेस इंडिया का फाइनल 1983 क्रिकेट का फाइनल। वेस्ट इंडीज इतनी अच्छी टीम, इंडिया ने केवल 183 रन बनाए। वेस्ट इंडीज की उससे बढ़िया टीम ना कभी उसके पहले थी ना उसके बाद हुई। विवियन रिचर्ड्स, क्लाइव लॉयड, एंडी रॉबर्ट्स, ऐसे वैसे बॉलर, गार्नर वगैरह, मार्शल वगैरह की जिनको देख के लोग डर जाते थे जब वो अपना रनअप शुरू करते थे। और वो केवल 183 रन इंडिया ने बनाए और वो टीम निपट गई 140 के आसपास। ये कैसे संभव है? ये आपको रैशनल माइंड कभी इसको नहीं समझ सकता। लेकिन जो एक अंदरूनी जो प्रक्रियाएं चल रही थी जो दिखाई नहीं पड़ती, वो प्रक्रिया थी ओवर कॉन्फिडेंस की। वो प्रक्रिया थी कि एक के बाद एक जो गलतियां होती हैं वो एक आदमी करता है, दूसरा आदमी करता है। अच्छा, और इसमें तीसरी बात भी है। तीसरी बात यह है कि जब एक आप हारने वाले होते हैं तो या तो एक आपकी एक अजीब सी मेंटालिटी हो जाती है कि आप बिल्कुल सबसे ऊपर हैं और आप किसी से बात नहीं करते हैं, किसी से कंसल्टेशन नहीं करते हैं, आप मान के चलते हैं कि भाई ये तो होना ही है, और उसी में आप गलती करते हैं। बहुत सारी बात हमसे भी गलती होती है, इस तरह की बहुत लोगों के साथ होती है, लेकिन पूरे टीम के साथ, पूरे पार्टी के साथ ऐसी गलती हो जाए, ये एक बहुत अनोखी बात है। और कांग्रेस जो 2014 में हारी थी, वो तो देखिए अपनी बहुत सारी कुछ आप वो स्थितियां देख सकते हैं कि कांग्रेस 2014 में जो हारी थी, जो गलतियां वो कर रही थी कि जो उसके दुश्मन है उन्हीं को, जैसे बाबा रामदेव को रिसीव करने बहुत लोग चले, 5 मिनिस्टर्स चले गए थे। उसके बाद पूरा जो आंदोलन चला उसको ठीक से इन्होंने हैंडल नहीं किया। गलत बयानी एक के बाद एक, कभी चिदम्बरम कुछ बोल रहे हैं, कभी सुशील कुमार शिंदे कुछ बोल रहे हैं, कभी ये लगातार एक सिलसिला चलता रहा, जिसकी वजह से कांग्रेस पूरी तरह से साफ हो गया कि कांग्रेस जो है वो कहीं से भी ग्राउंड रियलिटी के टच में नहीं। और मोदी ग्राउंड रियलिटी को पकड़ रहा था उस समय, वो एक चीज ऐसी कह रहा था कि जो ग्राउंड रियलिटी के करीब थी। और उसके बाद तक वो कहता रहा हार्ड वर्क वर्सेस हार्वर्ड जैसी चीजें, प्लस कुछ मतलब जो जनता को छूती है, और जो जनता में जो अमीर गरीब का डिवाइड है, उसमें जो थोड़ा गरीब आदमी है, लोअर मिडिल क्लास, वो मोदी के साथ था। लेकिन इस चुनाव में क्या हुआ, मोदी इतना ज्यादा स्पिरिचुअल हो गए। सबसे हाई पॉइंट जो मोदी का था राम मंदिर, उसी से वो डूबना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि वहां उन्होंने कह दिया कि मुझे दिव्य शक्ति, मुझे दिव्य में, मतलब वो भी दिव्य है, और उनको जो है एक स्पंदन हुआ और दिव्यता का स्पंदन हुआ, और ये सारे उसके बाद उनको वाकई लगने लगा कि वो कुछ दिव्य टाइप की फोर्स है, और वो जो कहेंगे वही होगा। और राम मंदिर के बाद लेकिन उसके बाद जब जनता ने उनको देखा, जनता का एक अजीब तरह का रिश्ता होता है ना, जैसे आप किसी से मिलिए, किसी भी तबके का आदमी हो, और हर तबके का आदमी आपके बारे में एक अलग अलग आपके बारे में वो इंप्रेशन बनाएगा। ये आपके ऊपर है कि आप उस आदमी से किस तरह से बात करते हैं, आपका नेचुरल बिहेवियर क्या है। अगर आप एकदम से एक उड़ी सी पूरी सिचुएशन में कि भाई आप कोई ख्वाब देख रहे हैं, या आप सच में बिलीव करने लगे हैं कुछ ऐसी चीज जो नहीं है आप, तो वो दूसरा आदमी पढ़ लेता है और वो आपसे कंडी काट लेता है, आपको समझ में भी नहीं आता। बहुत सारी एक्टर्स इसीलिए फिल्म से जो हैं वो उनको फिल्में नहीं मिलती, या फिल्में जो फ्लॉप होती हैं, आप देखिए अच्छी फिल्में कई बार फ्लॉप हो जाती है, क्योंकि वो जो उनका अच्छी तरह बनी होती है, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो कहीं ना कहीं कनेक्ट नहीं कर पा रही है। तो इसलिए आप देखिए कि मोदी जब राम मंदिर आंदोलन के बाद जब उसकी एक दिव्य अपने को उन्होंने ये सब कहना शुरू किया, वहीं वो जनता से कट गए। और ये जो उन्होंने किया कि चारों शंकराचार्य का उन्होंने बैर मोल ले लिया, सारी चीजें उन्होंने पूरा किसी को बुलाया नहीं,
पूरा उन्होंने कहा कि कैमरा मेरी ओर फोकस रहेगा। योगी आदित्यनाथ वगैरह को पीछे कर दिया, मोहन भागवत को पीछे कर दिया। सारी कोई भी धार्मिक एलिमेंट वहां था ही नहीं। अब ये चीजें जो हैं ये अनकॉन्शियस माइंड को समझ में आती है। कॉन्शियस माइंड जो है वो तो आप सबको लगा होगा, अरे बहुत राममय हो गया पूरा भारत, कॉलोनीज में मंदिर वो हो रहा है, मंत्र पढ़े जा रहे हैं कॉलोनियों में मिडिल क्लास की, पूरा मतलब पुणे से लेके गांधीनगर से लेके और यहाँ आपके आसाम तक लोग जो है मंत्र पढ़ रहे हैं। अब काफी कुछ प्रायोजित था, लेकिन मतलब काफी कुछ प्रायोजित था भाजपा द्वारा, लेकिन काफी कुछ स्पॉन्टेनियस भी था। लेकिन उसमें जो एक बात सबसे बड़ी थी कि वो सारी जो चीज थी, मंत्र पढ़ना, लोगों का खुश होना, राम मंदिर बन गया, ये बन गया, वो सब ऊपरी था। असल में वो चीज राम मंदिर बनना एक अलग चीज थी, जिसको बीजेपी खुद कहती आस्था का प्रतीक था, लेकिन वो सोचती थी इस आस्था के प्रतीक को हम राजनीतिक वोट में हमेशा तब्दील कर लेंगे। इस बार क्या हुआ कि एक्चुअली वो आस्था का प्रतीक था, उसको लोगों ने राजनीति से दूर कर दिया। जिस दिन राम मंदिर बन गया उस दिन लोगों ने अपने दिमाग से उसको जो है अपने अनकॉन्शियस माइंड से, दिमाग में नहीं कहूंगा, अपने अनकॉन्शियस माइंड से दूर कर दिया। और मोदी को जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा ये मतलब वो जो कनेक्शन था मोदी का लोगों के एक जिसको कहते हैं कि पॉलिटिकल अनकॉन्शियस से या जो पीपल्स सबकॉन्शियस से, वो कनेक्शन ही कट हो गया। और जब वो कनेक्शन कट हुआ तो उसके बाद जो भी मोदी बोला, जिस भी तरीके से उन्होंने अपनी बातें रखने की कोशिश की, और 19 अप्रैल के पहले देखिए तो एक उनका बड़ा उस तरह का था कि हमने ये अचीव किया, 80 करोड़ लोगों को राशन दिया, सब कुछ। लेकिन उसके बाद 19 अप्रैल के बाद हिंदू मुस्लिम पे आ गए, क्योंकि उनको लग गया कि लोग नहीं पकड़ पा रहे हैं, लोगों ने हमसे कनेक्ट नहीं किया, तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम शुरू किया। अब हिंदू मुस्लिम उन्होंने शुरू किया, मंगलसूत्र बेच देगी कांग्रेस, मैनिफेस्टो उसका ऐसा है, हिंदुओं से लेके मुसलमानों को दे देगी, मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले हैं। अमित शाह वगैरह कहने लगे कि वो अमित शाह और योगी आदित्यनाथ कहने लगे कि भाई शरिया लॉ लागू हो जाएगा, कांग्रेस जीतेगा। और ये सारी बातें 2014 में मुझे अच्छी तरह याद है, ये सारी बातें कही गई थी। और जनता उस समय जो हिंदू जनता थी वो इस बात को मानती थी, उसके अंदर उसको लगता था कि हाँ ये सच हो सकता है। ऐसा नहीं था कि वो सच था, लेकिन उसके अंदर जो है कोई ऐसी चीज थी या उसके अंदर एक बदलाव की चाहत थी, ये थी जिसको मोड़ा गया एंटी मुस्लिम डायरेक्शन की तरफ। जैसे हिटलर ने जर्मनी का जो वर्किंग क्लास है उसका गुस्सा जूस की तरफ मोड़ा, या नेतन्याहू अभी जो इजराइल का वर्किंग क्लास है जो नेतन्याहू के खिलाफ गुस्सा था उसको उसने फिलिस्तीनों के खिलाफ बनाओ, और उसकी हिटलर की भी हार हुई, नेतन्याहू की भी हार हुई, सारे लोगों की। तो ये चीज 2014 में थी, लोगों के अंदर एक अजीब तरह का एक चेंज का वो थी, ललक थी। कांग्रेस बिल्कुल भी स्टेटस को की पार्टी थी, सरकार की पार्टी थी, वो कहीं भी इसमें खरा नहीं उतरती थी। और मोदी ने जो भी कहा उसको लोगों ने, उनका कुछ कनेक्शन फील हुआ कि हाँ भाई ये जो सारी एंटी मुस्लिम बातें हैं 2014 में भी हुई और लोगों ने कहीं ना कहीं उसको समझा। अभी जो 19 अप्रैल मतलब उसके बारे में थोड़ा बहुत उनको कनेक्ट हुआ कि चलो एक मौका देके देखते हैं। आप ये सोचिए कि 2024 19 अप्रैल के बाद जो मोदी ने जिस तरह के मुस्लिम विरोधी भाषण दिए, कभी उस तरह से उसने कभी नहीं बोला था। लेकिन क्यों नहीं कनेक्ट हुआ? वही हिंदू लोग, वही हिंदू जो मेरा वो ड्राइवर मुझसे कह रहा है कि मैं हिंदुत्ववादी हूं, लेकिन मैं नहीं मैं इन्वॉल्व नहीं फील कर रहा हूं, क्योंकि हमको मन खिन्न हो गया है कि ये क्या है, ये देवेंद्र फडणवीस ने 2 पार्टियां तोड़ दी, मराठियों की 2 पार्टियां थी। अब ये है, आप उससे बहस करिए, आप 10 तो उसमें आर्गुमेंट दीजिए, आप कहीं नहीं देश का सवाल है, हिंदुओं का सवाल है, वो सब रैशनल बातें हो गई ना, वो सब रैशनल बातें होगी। एक बेसिक कनेक्ट तो उसका टूट गया। और यही जो चीज है आप देखिए तो सारी जगह लागू हो रही है कि जो बेसिक कनेक्ट है वो जनता का टूट रहा है। उत्तर प्रदेश में ये स्थिति है कि अभी तक देखिए करीब 26 सीटों पे चुनाव हो चुका है, और बीजेपी आधे से भी कम सीटों पे जीतना तो आप छोड़ दीजिए, मतलब आप गिना सकते हैं मथुरा, बिजनौर और 1-2 और सीटें, उसके अलावा जो 26 सीटें हैं, पीलीभीत में जितिन प्रसाद हार रहे हैं, आप सोचिए, और मेरठ में अरुण गोविल हार रहे हैं, मुजफ्फरनगर, ये सब जगह। अच्छा यहां देखिए वही बात आती है, लोग कहते हैं कि भाई साहब ईवीएम, तो ईवीएम का जो खेल है देखिए मैं बताता हूं कि वो जो ईवीएम जहां से जो उसका माइक्रो प्रोसेसर होता है,
उसकी चिप होती है जहां से सारी गड़बड़ियां शुरू होती है, वो जापान में की कंपनी बनाती है। और भी एक कंपनी है नीदरलैंड्स की, उसको भी कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, तो वो और यहां आके वो असेंबल होती है। अब इलेक्शन कमीशन का कहना है कि उसका जो कोड है उसको भारत में लिखा जाता है। चलिए हम मान लेते हैं भारत में लिखा जाता है, लेकिन सवाल यह है कि वो जो कोड है वो कोड कुछ तो लिखेगा ना, कुछ तो उसमें यह होगा ना कि भाई बीजेपी को वोट ट्रांसफर या एक कमल की तरफ वोट ट्रांसफर होगा जब इतने वोट बीजेपी को मिल जाएंगे। वो नंबर्स, वो नंबर गेम पे चलती है कि मान लीजिए 20,000 से कम का डिफरेंस है बीजेपी और उसके विरोधी में, तो वो प्रोसेस किक इन करती है कि भाई जो है बीजेपी जीतने लगती है अचानक। ये बहुत बार देखा गया, 2014 में भी 2019 में भी। लेकिन अगर 20,000 से ज्यादा डिफरेंस है तब, और वो डिफरेंस लगातार मेंटेन रहता है पिछले ये जो पहले 4-5 राउंड है काउंटिंग के, तब क्या होगा फिर? और ये अच्छा, उसके बाद होगा ये कि वो माइक्रो प्रोसेसर चलेगा नहीं उस तरह से। उसके बाद देखिए जो ईवीएम में और गड़बड़ियां भी होती, केवल एक नहीं होती, और भी होती हैं। झूठ, एक नए ईवीएम रख दिए जाते हैं, रिप्लेस कर दिए जाते हैं, वो सब होता है, उसकी कोई बात नहीं कर रहे हम। लेकिन सवाल यह है कि जो मुख्य बात है वहां पर आपको फॉरेन फोर्सेस की जरूरत होती है। इंटरनेशनल जो ताकतें हैं उनकी रजामंदी के बिना आप इतनी बड़ी जो माइक्रोचिप में जो प्रोग्राम आप लिखते हैं उसमें, क्योंकि पूरा विश्व भारत को बहुत महत्वपूर्ण मानता है, इतना बड़ा बाजार है, इतना विदेशी निवेश है, तो सब लोग अमेरिका से लेकर, और इन्हीं लोगों ने मोदी को 2014 में सत्ता में बैठाया। और अब यही लोग, अमेरिका तो पूरी तरह से इस समय देखिए इलेक्शन मोड में है, उसमें तो मोदी के दोस्त ट्रंप जो हैं वो अभी जीते पहले चुनाव, तब कुछ कर सकता, और नेतन्याहू, असली बात जो मैंने कल भी कही थी कि नेतन्याहू बुरी तरह से फंस गए। उनको हमास ने ऐसा मारा है, ऐसा उन्होंने मारा है कि वो मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। और अभी जो लेटेस्ट सीज फायर जो एक्सेप्ट कर लिया हमास ने, उससे तो नेतन्याहू की हवा उड़ गई, क्योंकि वो पूरा जो उसने माहौल बनाया था भरभरा के गिर गया। अब प्रेशर नेतन्याहू पे है कि तुम ये सीज फायर मानो, ये जो ट्रूथ प्रपोजल है इसको मानो। क्यों नहीं मानोगे जब तुम खुद कह रहे हो कि हाँ, कि जो मतलब जो तुमने कहा वो सारी बातें उसमें हैं, हमास यहां तक के लिए मान गया कि टेम्पररी सीज फायर हो, तो तुम क्यों नहीं मान रहे हो? तो इजराइल अब कुछ ना कुछ बहाने कर रहा है कि नहीं, हम इसमें ये भी है कि सेकंड फेज में जो है वो परमानेंट सीज फायर होगा, हम उसके लिए तैयार नहीं है, हमास को बिना खत्म किए हम मानेंगे नहीं। तो क्या ट्रूस एग्रीमेंट में जो हमास के साथ आप कर रहे हैं उसमें आप ये लिख देंगे कि नहीं, इसमें हमास का खात्मा जरूरी है? ये तो नहीं, ये तो अमेरिका, जो अमेरिका के लोग हैं, जो अमेरिका के राजनीतिज्ञ, वो भी इस चीज को बेवकूफी मान रहे हैं कि ये तो कोई बात नहीं। और वो लोग राफा के इन्वेजन के खिलाफ है, क्योंकि अब अमेरिका को लग रहा है कि एक रेड लाइन क्रॉस हो चुकी है। अब अगर इससे ज्यादा हमने इजराइल की मदद की तो फिर एक बहुत गड़बड़ हो सकती है और विद्रोह भी हो सकता है अमेरिका में, और चुनाव में तो हार तय है बाइडेन की। इसीलिए देखिए कि अभी पूरा सा अमेरिका का स्वर बदला हुआ है। और मैं आज ही के जो डेली राउंड अप फिलिस्तीन के का जो मैं देता हूं, उसमें मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा। अभी मैं भारत के देखिए चुनावों के बारे में बात कर रहा हूं कि भारत के चुनावों में जो साउथ इंडिया में 129 सीटें हैं, और जो हिंदी पट्टी है, मैं नॉर्थ इंडिया वेस्ट इंडिया उसकी बात नहीं कर रहा हूं, हिंदी पट्टी ज्यादातर नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया, हिंदी पट्टी में करीब 10 राज्य आते हैं, उसमें 225 सीटें हैं। और बीजेपी जो है उन 225 में 177 जीती थी 2019 में, और साउथ में जो 129 है उसमें केवल 31 जीती थी। तो 177, 31 और बाकी जो उसके जो सहयोगी दल हैं वो जीते थे। और जो महाराष्ट्र में जीत हुई, बंगाल में जीत हुई, वो सब आप मिला के देखिए तो बीजेपी जो है वो आराम से उसने वो 272 पहुंच रही थी अगर साउथ इंडिया को हटा दिया जाए। और साउथ इंडिया में जो वो करीब 31 सीटें, जो 129 में 31 सीटें जीती थी, उसको जोड़ दीजिए तो 303 हो जाता है। तो 177 हिंदी बेल्ट की, करीब 31 साउथ इंडिया की, और बाकी सब महाराष्ट्र और बंगाल, उन सबको मिला के वो मतलब अब ये साउथ इंडिया के भी हटा दिए, 177 हिंदी बेल्ट की, बाकी उसमें महाराष्ट्र बंगाल जो कि बेस्ट परफॉर्मेंस था, 18 सीटें बंगाल, असम में 14 की 14 सीटें, महाराष्ट्र में 25 सीटें, ये जो गुजरात में 26 सीटें, ये सारा आप मिला दीजिए तो वो पहुंचता है 272।
और 272 में आप 31 ऐड कर दिए साउथ इंडिया का तो वो पहुंचता है 303। और अभी जो पूरी सिचुएशन है उसमें साउथ इंडिया में 31 जो सीट जीती थी बीजेपी 2019 में, इस समय बीजेपी 10 भी जीत जाए, क्योंकि देखिए कर्नाटक में जीती थी वो 31 में से 25 तो कर्नाटक की थी, और कर्नाटक में यह हाल है कि बीजेपी 10 से नीचे आ रही है। तो 10 से नीचे आ रही है। तेलंगाना में 4 जीती थी, इस बार तेलंगाना में 2 जीतेगी। आंध्र प्रदेश में 2 जीती थी, इस बार आंध्र प्रदेश से पूरी तरह साफ है, और तमिलनाडु से साफ है, केरला से साफ है। तो आपकी 31 सीटें जो हैं 10 या 12 सीटों में आप सिमट रहे हैं। और उधर जो 177 सीट जो हिंदी प्रदेश की हैं, जिसमें यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और ये झारखंड, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, ये सारे जितने जो राज्य हैं, जो राजस्थान, जो 10 राज्य जिसको हिंदी पट्टी कहते हैं, जिसमें पंजाब और वो नहीं, हरियाणा है, हरियाणा हिंदी प्रदेश हुआ, वो उसके बाद से जो और हिमाचल भी हुआ, उसके बाद से देखिए तो जम्मू एंड कश्मीर और वही पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, ये दूसरे जोन में आ गए। तो ये जो 177 सीटें हैं इसमें बीजेपी 100 नहीं ला रही है, 100 पार नहीं कर रही है इसमें। तो बीजेपी जब 100 यहां नहीं पार कर रही है, वो साउथ इंडिया में उस कम से कम 20 से 22 सीटें लूज कर रही है, और उसके बाद महाराष्ट्र में बहुत बड़ा लॉस हो रहा है उसका। महाराष्ट्र, जैसे मैंने आपको बताया, महाराष्ट्र में लोग नाराज हैं, लगातार पोलिंग गिर रही है और बीजेपी की बहुत कम सीटें आ रही हैं। 25 से बीजेपी कहीं ना कहीं 11 या 12 पे आ रही है। और बंगाल में जो 18 सीटें जीती थी उसमें वो 18 से 12 से भी नीचे जाएगी, क्योंकि संदेश खली में जो हिंदू मुस्लिम इन्होंने मामला किया, उसमें क्या हुआ कि जिन महिलाओं को ये था कि उनके साथ मुस्लिम कुछ माफिया लोगों ने या इस तरह के लोगों ने जुल्म किया, वो महिलाएं आगे आ गई हैं। उन्होंने कहा कि हमसे झूठ बुलवाया गया, संदेश खली में ये हुआ। तो अब ये पूरी जो परिस्थिति है, ये देखिए बंगाल में भी बीजेपी को कमजोर कर रही है। तो जब हर जगह बीजेपी कमजोर हो रही है और उसकी सीटें 303 से आप आधी मान लीजिए 150, 160, इससे ज्यादा बीजेपी सीट नहीं ला रही। और इसमें नरेंद्र मोदी कुछ भी कर लें, उन्होंने अडानी अंबानी को ले आए, वो हालांकि वो तंज था, लोग कह रहे हैं अडानी अंबानी से उनका कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ ये है, कुछ उन्होंने, हो सकता है भाई कुछ और बात हो, लेकिन बेसिकली वो तंज था राहुल गांधी पे। राहुल गांधी को प्रोवोक कर रहे थे कि बोलते क्यों नहीं हो तुम बोलते हम पे अटैक करो, अडानी अंबानी पे अटैक करो, वो सारी चीजें। लेकिन इस बार विपक्ष सुलझा हुआ है, और विपक्ष ने सीखा कैसे मुस्लिम से, कि मुस्लिम भी प्रोवोक नहीं हुए, बिल्कुल चुप रहे। और भाई भारत में देखिए क्या स्थिति कि भाई अभी तो सब लिबरल फोर्सेज है ना, रेजिस्टेंस तो फोर्सेज यहाँ मजबूत है नहीं, रेडिकल फोर्सेज जो जुल्म से लड़ सकें और बीजेपी जैसी ताकतों को हरा सके, वो तो अभी बनने की प्रक्रिया में। हम ही लोग हैं उसके लीडर, जो एक 4 जून के बाद एक पूरी परिस्थिति बनेगी उसमें। तो जब तक वो एक रेजिस्टेंस वाला विकल्प नहीं पैदा होता है, तब तक जो लिबरल विकल्प रहेगा ना, जो थोड़ा मॉडरेट होगा, राहुल गांधी टाइप होगा, ये होगा। इसलिए अभी राहुल गांधी की अहमियत है, कांग्रेस की अहमियत है, और वो अहमियत यही है कि भाई वो बीजेपी को कमजोर करे। बीजेपी कमजोर हो जाएगी एक बार, उसके बाद नई ताकतें अपने आप उभर जाएंगी। और जो देश की जरूरत है, अंतोगत्वा जो कांग्रेस ने मुद्दे उठाए हैं वो कुछ हद तक पूरे करेंगे, लेकिन वो कोई फंडामेंटल क्रांति नहीं लाने जा रहे, और देश को फंडामेंटल क्रांति की जरूरत है हर स्तर पर, राजनीतिक, सामाजिक, कल्चरल, पॉलिटिकल, हर स्तर, आर्थिक, हर स्तर पे क्रांति की जरूरत है, नहीं तो ये देश फंस गया है एक पॉइंट पे आके। इसके बारे में हम लोग फिर कभी बात करेंगे। लेकिन ये जो बेसिक पॉइंट है कि बीजेपी देखिए 303 से वो आधी हो रही है। अब आधी में 10 सीट इधर या उधर हो सकती है, लेकिन 303 से वो आधी हो रही है। और इसके बाद जो एक एनालिसिस की बात रह जाती है वो ये रह जाती है कि एक एक राज्य में हम जाएं और उसमें हम कोशिश करें कि एक एक सीट की, जितनी भी सीटों पे बात हो सके उन पे बात करें, और एक ओवरऑल पिक्चर हम सारे राज्यों की दें। वो हम आने वाले वीडियोस में करते रहेंगे। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।